तो वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो स्टूडेंट, चलो आज देखते हैं विज्ञान का हमारे पास मॉडल पेपर है जो हमारे क्लास 10th का है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो इसी प्रकार से आएंगे। तो आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप इसको सॉल्व कीजिएगा। बताइएगा हमें कमेंट में कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और आपकी कितनी तैयारी है। हमने और भी क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट का, और कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो उन निर्देश को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास जो निर्देश है वो कुछ इस प्रकार है कि हमें स्टार्टिंग के 15 मिनट हमें पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसमें दो खंड है और ब खंड है। उसके बाद बोला है कि तथा ब में तीन तीन उपखंड होंगे, मतलब कि जो भी और ब खंड होगा वो भी तीन उपखंडों में विभाजित होगा, बटा होगा। के अंदर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, ब के अंदर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। आगे हमें बोला है कि जो वाला है वो हमारा बहुविकल्पीय होगा। और बहुविकल्पीय क्वेश्चन में हमें करना क्या है, उसको एमआर शीट पे हमें नीले और काले बाल पॉइंट पेन से गोले को भरना है। याद रखना है कि इस पे आप जेल पेन का यूज नहीं कर सकते और न ही व्हाइटनर यूज कर सकते हैं। इसके आगे बोला है कि जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे सभी 1 अंक के होंगे। और ब में वर्णात्मक प्रश्न, वर्णात्मक प्रश्न हमें रिटर्न क्वेश्चन देना, और रिटर्न क्वेश्चन मिलेगा उसको हमें रिटर्न में आंसर देना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में। आगे बोला है कि जितने भी आपके पास प्रश्न होंगे उनके जो अंक होंगे वो आपके क्वेश्चन के आगे लिखे होंगे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे हमारे पास खंड जो ब होता है उसके बोला है कि सभी उपखंड के सभी प्रश्नों को करना जरूरी है और सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन में हमारे पास खंड है, उसके अंदर हमारे पास 3 टाइप की वैरायटी होंगी, जिसमें हम फिजिक्स के कुछ एमसीक्यू देखेंगे, फिर केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू देखेंगे, फिर बायोलॉजी के देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास केमिस्ट्री का आया है। हमें बोला है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ए है हमारा कि निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। बी हमारे पास है दीर्घ दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। सी हमारे पास है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। और ऑप्शन डी है दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, दूर की वस्तुओं को। तो आप इसमें से आपको टिक करना है कौन सा आंसर इसका हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन ए पदार्थ परिवर्तित होने पर, ऑप्शन बी ताप परिवर्तित होने पर, ऑप्शन सी प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर, या फिर ऑप्शन डी पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तन होने पर। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें आप यहाँ पे हमें एक इमेज दिया गया है। इसमें बोला है कि माध्यम ए से माध्यम बी में कोई जो प्रकाश है वो प्रवेश कर रहा है। तो हमें बताना है कि ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या हो सकता है। वो 1 से अधिक होगा, 1 से कम होगा, 1 होगा, या फिर 0 होगा, मतलब शून्य होगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऊंचे भवन पे हम किसी भी भवन पे हम खतरे का निशान जो होता है लाल होता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि लाल ही कलर क्यों यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इन्हें दूर से हम आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि यह अन्य रंगों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं वही बताना है। हम इसको दूर से देख सकते हैं लाल कलर का, जैसे कि मैंने रेड कलर का यहाँ पे कलर यूज किया है, जिसकी वजह से आप कायदे से अच्छे से देख सकें। तो लाल ही क्यों यूज किया, क्योंकि ये लाल जल्दी से हमें दिखाई देता है आसानी से, और ये अन्य रंगों से किस प्रकार भिन्न होता है, अलग होता है, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन है कि धुएं तथा कोहरे में सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, सबसे ज्यादा फैल जाता है, या फिर ऑप्शन बी धुएं तथा कोहरे द्वारा सबसे कम प्रकीर्णन होता है, न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन सी है कि धुएं तथा कोहरे द्वारा सबसे अधिक अवशोषण होता है, या फिर ऑप्शन डी वायु में तीव्रतम गति से चलता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। आपके पास इतने ऑप्शन है, आपको इसको पढ़ना है और समझना है। इसके आगे हमें बोला है कि एक अवतल दर्पण पर सूर्य के प्रकाश से जो कोई सूर्य की किरण जो है दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित हो रही है, आ रही है। मतलब कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। हमें ये बताना है अगर हमें प्रतिबिंब के आकार का हमें समान आकार का प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है वस्तु का, तो हमें इस वस्तु को प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमारे पास। तो हमें बोला गया कि 15। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक अवतल दर्पण है, मैं इसको समझा देता हूँ आपको। चलिए देखते हैं। अरे यार, हाँ।
तो यहाँ पे हमें बोला है कि एक अवतल दर्पण है। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास अवतल दर्पण। चलिए, उसके बाद बोला है कि दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होती हैं, 15 सेंटीमीटर दूरी पे आती हैं। तो हमें बोला है कि इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखिए कि समान आकार का प्रतिबिंब बने। मतलब कि हमें वस्तु की लंबाई, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी और जो नीचे इमेज बनेगा उसकी दूरी, हमें दोनों को यहाँ पे दोनों को इक्वल रखना है, मतलब दोनों को बराबर होना चाहिए। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दोनों को बराबर करने के लिए ये कर सकते हैं कि हमें जहाँ वस्तु रखा है उसके नीचे प्रतिबिंब बनना चाहिए, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो उसको आपको याद करना पड़ेगा कि कब ऐसी स्थिति आती है जब वस्तु का और प्रतिबिंब का दोनों का आकार बड़ा होता है, दोनों समान दूरी पे बनते हैं। तो उसको लिए आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। वही हमें 4 ऑप्शन देके पूछा है। अगर 15 सेंटीमीटर तो 15 सेंटीमीटर पर ही रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण से 15 या फिर दर्पण से 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर के बीच में, या फिर दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रहना चाहिए। तो ये था हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। तो अगर आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बल्ब, कोई जो बल्ब है वो हमारे पास 220 वोल्ट और 100 वाट का है। अगर हम इसे 110 वोल्टेज से जोड़ देते हैं तो हमें बताना है कि इसकी शक्ति कितनी वाट की आएगी। 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट या फिर 25 वाट। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो आगे देखिए हमें एक चित्र दिया है। चित्र में क्या है कि एक प्लग कुंजी से किसी सिस्टम को ऐड किया है, जोड़ा गया है, और जिसका नाम हमने रखा है कि ABCD। अब हमें ये बताना है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा होगी वो किस प्रकार की होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र हमें बताना है, चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा। ये संकेंद्रित वृत्त, वृत्त के चारों तरफ होगा, दीर्घवृत्ताकार मतलब कि इलिप्टिकल होगा ऐसा कुछ, या फिर एक दूसरे की समांतर सरल रेखाएं होंगी कुछ इस प्रकार, या फिर बोला है कि ओ के निकटतम संकेंद्रीय वृत्त परंतु दूर जाने पर दीर्घवृत्ताकार। मतलब कि पास तो हमारे पास इसका वृत्ताकार होगा लेकिन दूर जाने पर दीर्घवृत्ताकार बन जाएंगे, ऐसा हमें बोला गया है। तो चारों में से जो भी आपको लगता है सही होगा उसको आपको यूज करना है। अब हमारे पास खंड 2 दिया गया है। हमने अभी पढ़ा था कि इसमें आपको अ और ब खंड दिए जाएंगे और सभी खंड, अ खंड में 3 उपखंड होंगे। तो पहला खंड हमारे पास फिजिक्स का था, अब हमारे पास आया केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। तो चलिए देखते हैं रसायन विज्ञान का जो उपखंड है हमारे पास वो क्या कह रहा है इसमें। जो हमें बोला है रसायन विज्ञान का पहला जो क्वेश्चन है वो बोला है कि इसमें से कौन सी ऊष्मा सोखी प्रक्रम है। ऊष्मा सोखी प्रक्रम पहला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, जल वाष्प का संघनन या फिर जल का वाष्पीकरण। अब आपको इसको पढ़ना है, आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन कौन सा ऊष्मा सोखी प्रक्रम है। ऐसे प्रक्रम जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है रिएक्शन कराने के लिए, अभिक्रिया कराने के लिए। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि पहला और तीसरा सही है, बी ऑप्शन है केवल से 2, सी है केवल तीसरा और डी है सेकंड और फोर्थ, मतलब पहला और चौथा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 9th नंबर क्वेश्चन है कि हमें इसमें मिलान करना है। हमें एक कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है, और इधर हमारे पास संतरा, इमली, सिरका, टमाटर है, और इधर हमारे सभी एसिड के नाम दिए गए हैं। अब इन एसिड के नाम हमें बताना है, संतरे में कौन सा एसिड होता है, इमली में, सिरका में, टमाटर। और जब आपको, अब इसको मिलान कर लेंगे तो आपको देखना है कि इस पहला ऑप्शन सही लग रहा है या फिर दूसरा है या तीसरा या चौथा। जो भी आपको ऑप्शन सही लगे उसको आपको टिक करना है और फिर आगे बढ़ जाना है, और फिर जो भी ऑप्शन सही होगा उसको यहाँ पे आपको भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 10th नंबर क्वेश्चन है कि हमें एक कथन दिया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटीस्टैटिक का एक संघटक है, मतलब कि उसका एक पार्ट है, हिस्सा है। और हमें एक तर्क दिया है कि क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में राहत पहुंचाता है, उदासीन करता है जिससे व्यक्ति को राहत होती है। तो ऑप्शन ए है कि ये कथन हमारा सही है लेकिन तर्क गलत है। बी है कि कथन और तर्क दोनों सही है, तर्क तर्क जो है कथन का स्पष्टीकरण करता है। सी हमारा क्या है कि जो भी अभिकथन है वो गलत है परंतु तर्क सही है, और ऑप्शन डी है कि अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत है। तो अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत है, इसमें ये बोला गया। तो आपको इसको पढ़ना है ये, और ढूंढना है कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है, क्या दोनों सही है या एक सही है एक गलत है। जो भी होगा आपको ऑप्शन में दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हमें 3 तत्व XYZ दिए गए हैं जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास x का है
2,8, वाई का 2,8,7 और जेड का 2,8,2। तो हमें ये बताना है कि यक्स इसमें से कौन सा सही है। यक्स एक धातु है, ये सही है, या फिर वाई धातु है, जेड एक अधातु है, या फिर वाई अधातु है और जेड एक धातु है। इसमें जो भी आपको सही लगता है उसको आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि CH3 माइनस CH2 माइनस CH3 CH2OH, और इसके ऊपर एरो है, एरो के ऊपर हमने यूज किया है क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा, और हमें मिला है CH3COOH। सीधा सीधा यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास एथिल अल्कोहल है और आपने एथेनोइक एसिड बना दिया है, वो भी अ, क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट और हीट की वजह से। तो हमें ये बताना है कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट यहाँ पे हमने यूज किया है वो क्या है। वो एक अपचायक है, आपसीकारक है, प्रेरक है, या फिर निर्जलीकारक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आगे हमारे पास है बोला है कि ब्यूटेनोइक का संरचना सूत्र। इसमें से आपको जो भी लगता है कि ब्यूटेनोइक का फॉर्मूला है उसको आपको टिक करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आके हमारे पास बायोलॉजी का क्वेश्चन दिया है, जिसमें तीसरा खंड हमारे पास बायोलॉजी का है। तो इसमें बोला गया है कि जो लार होते हैं, यदि यदि लार में एमाइलेज की कमी होती है तो मुख में कौन सी घटना प्रभावित होती है। पहला है कि प्रोटीन का अमीनो अम्ल विघटन। दूसरा हमारे पास स्टार्च का शर्करा में विघटन। वसा हाँ, वस, वसा का वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में विघटित होना, या फिर डी विटामिन का अवशोषण। बोला है कि जब भी लार ग्रंथि जो होती है उसमें लार की कमी होती है तो उसमें से कौन सा अफेक्ट होता है, कौन सा प्रभावित होता है, किसमें असर पड़ता है, वो हमें बताना है। आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे हमारे पास है कि एक अभिकथन दिया गया है, जिस प्रकार हमें वहाँ पे केमिस्ट्री में दिया गया था उसी प्रकार हमें बायोलॉजी में भी अभिकथन दिया है। हमें तर्क दिया था, हमें ये बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो अभिकथन है कि कुछ जीव अवायवीय श्वसन करते हैं। इसका वर्णन दिया है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो यीस्ट होता है वो 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में पाइरुवेट में विखंडित हो जाता है। मतलब कि जो हमारे पास 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है वो हमारा पाइरुवेट में 3 कार्बन वाले में विघटित हो जाता है। तो हमें ये बताना है विघटित होने के बाद एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब एक हमें कथन दिया है, एक इसका वर्णन दिया है। अब हमें ये बताना है इसमें कौन सा सही है, दोनों सही है, या फिर एक गलत है एक सही है, या फिर दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन ये है, एक है ऑप्शन ए हमें दिया है कि अभिकथन पहला सही है और जो दूसरा है उसकी व्याख्या करता है। बी हमारे पास है दोनों गलत है। सी हमारे पास है कि अभिकथन सही है परंतु वर्णन गलत है। और ऑप्शन डी है कि वर्णन सही है परंतु अभिकथन गलत है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको मिलान करना है। हमें दो खंड दिए हैं, कर्व कॉलम दिए हैं, दोनों में हमें मिलाना है। नियंत्रण और समन्वय, ऐच्छिक क्रियाएं, पश्च मस्तिष्क में स्थित जो भाग अनुपस्थित होता है वो, और एड्रिनल हार्मोन। अब इधर हमारे पास इनसे रिलेटेड कुछ बातें दी गई हैं। अब कौन किसके अंडर में आता है उसको आपको मिलाना है। मिलान करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ये वाले। यहाँ पे A B C D दिया है, इसमें से जो भी आपको लगता है सही होगा उसको आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास ये एक बोला गया कि ए अंडाशय के किसी भाग को दर्शाता है। यहाँ पे जो हमारे पास ये जो ए है जी, ये जो पार्ट है हमारे पुष्प का, ये कुछ इसका कुछ नाम होता है वो दिखा रहा है, ये ए है। अब हमें इसी को बताना है जो ए है वो क्या है। ये हमारे पास ये यहाँ पे एक फूल का चित्र दिया है, इसमें ए बताना है क्या है। ये बीजांड है, मादा युग्मक है, वर्तिका या फिर वर्तिका। जब भी आप इसको फूल के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि किस पार्ट का क्या नाम दिया गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए इसको जरूर प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि मटर मटर के गोल और हरे रंग के बीज वाले पौधे और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RRYY में संकरण कराए तो हम F1 के बीज कैसे प्राप्त होंगे। हमें बोला गया है कि एक RRYY दो प्रकार के बीज हैं, एक पीले रंग का और झुर्रीदार है, और एक हरे रंग का बीज पौधा है और एक पीले रंग का। अगर दोनों संकरण कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो हमें बताना है कि जो पहली पीढ़ी होगी F1 वो कैसा होगा। वो गोल और पीला होगा, झुर्रीदार हरा होगा, गोल और हरा होगा, या फिर झुर्रीदार और पीला होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक चित्र दिया है, इस चित्र में आपको दिखाएगा कि एक हमारे पास अमीबा है। अमीबा का जो भी किस प्रकार से वो भोजन ग्रहण करता है वो आपको बताया गया है चित्र में। अब हमें बताना क्या है कि बोला गया है कि निम्नलिखित चित्र किससे संबंधित है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन दिए गए हैं।
पहला ऑप्शन है कि अमीबा में उत्सर्जन बता रहे हैं यहाँ पे, या फिर कोशिका विभाजन, अमीबा में पोषण, या फिर अमीबा में जनन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमीबा अपने भोजन को ग्रहण कर रहा है, तो ये अमीबा में पोषण की व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो हमें 20 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, बहुदिशिक, एक दिशिक, तीन दिशिक, या उनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे आएगा रिटर्न क्वेश्चन आएगा खंड ब का। पहला उपखंड है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे फिजिक्स का है। हमें बोल रहा है कि नीचे एक सारणी दी गई है, उत्कलन द्वारा प्रतिबिंब बनने की, और उसकी प्रकृति, स्थिति और आकार के बारे में बताया गया है। हमें इसको पूर्ण करना है, मतलब कि जहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी खाली स्थान है, हमें उसको बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। यहाँ पे हमें स्थिति दी है, अनंत पे होगा तो उसका हमें यहाँ पे साइज बताना है। और 2F2 पे होगा, मतलब कि दूसरे फोकस पे होगा, तो हमें यहाँ पे प्रतिबिंब का साइज बताना है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको स्थिति दी गई है, और यहाँ पे कुछ कुछ बातें बताई गई हैं और कुछ छोड़ दिया गया है, जहाँ पे आपको उसको फिल करना है, भरना है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप अगर आप लेंस और दर्पण की शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके लिए इसको प्रोवाइड जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि वर्षा के पश्चात जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है, उसके बारे में सचित्र वर्णन करना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक हाथ दिया गया है। अब देखते हैं किसका हाथ है। यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 उंगलियों को फैलाया गया है, तर्जनी को, मध्यमा को और अंगूठे को। ये एक लॉ होता है जिसको आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि उपयुक्त चित्र में किस नियम से संबंधित है। ये जो चित्र है, ये किस लॉ से संबंधित है, किस नियम से संबंधित है, इसको बताना है। उसके बाद ये हस्त की तर्जनी उंगली क्या दर्शाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस लॉ में बताया गया है कि जो मध्यमा है, अंगूठा है, तर्जनी है, वो तीनों किसी एक पर्टिकुलर थिंग को बताती हैं, किसी एक चीज को बताती हैं। धारा कौन है, फोर्स कौन है, विद्युत क्षेत्र कौन सा है, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि मध्यमा क्या दर्शाती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि इस नियम के अनुसार अंगूठा किस फोर्स संकेत करता है। मतलब पहला क्वेश्चन पूछा है कि किसका नियम है, और ये तीनों क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी उंगली किसको दर्शाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का, मतलब ये टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास है कि फोर्थ में 2 क्वेश्चन है, ए अभी या फिर अथवा करके आपको ये भी दिया गया है। तो ए हमारा है कि भू संपर्क तार का क्या कार्य है। धातु के आवरण वाले सांधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। किसी तार को हम अर्थिंग देते हैं तो क्यों देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भू संपर्क मतलब जमीन से क्यों उसको अटैच करते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का हमें तापीय प्रभाव बताना है, और उसका संक्षिप्त रूप में स्पष्ट करना है। अच्छा, संक्षिप्त रूप में इसको स्पष्ट करना है, मतलब समझाना है। या फिर अथवा हम क्या कर सकते हैं, अथवा हमें क्वेश्चन दिया है, और ये जो भी क्वेश्चन आपको 3-3 मार्क्स, 6 मार्क्स आपको देंगे। लिखा है पहला क्वेश्चन कि घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। 2 प्रकार के संयोजक होते हैं, पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम क्यों यूज नहीं किया जाता है, ये हमें क्वेश्चन पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर एल्यूमिनियम के तार ही उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे चालक होते हैं विद्युत तार। आगे बढ़ते हैं। किसी तार का जो प्रतिरोध है उसके अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है, हमें ये बताना है। तार का जो प्रतिरोध होता है, अगर उसका क्षेत्रफल घटाते हैं या बढ़ाते हैं, तो वो किस प्रकार से उसके प्रतिरोध पे निर्भर करता है, किस प्रकार से वो इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, उसके बारे में हमें बताना है। अब आगे हमारे पास दूसरा खंड है, जो हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। हमारे फिजिक्स का क्वेश्चन सब समाप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि सी जो है एक अणु सूत्र है। सी का अणु सूत्र फॉर्मूला ये है C2H4O6। और इसमें बोला गया कि सोडियम धातु से इसकी क्रिया कराते हैं तो जो यौगिक बनता है उसको हमने आर नाम दिया है, और एक गैस मुक्त होती है। अगर इसको जो हमारा पाप ध्वनि के साथ बजते हैं, मतलब कि जो भी हमारे पास गैस निकलता है वो आवाज करता है पाप के जैसा। अब यहाँ पे बोला है कि जो यौगिक सी है वो अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल बनाता है और इससे अभिक्रिया करके मीठी गंध देता है। और एस का जो अणु सूत्र है ये है। और उसके बाद बोला है कि सी में NaOH मिलाने पर आर तथा जल देता है। तो हमें बताना है कि SNaOH विलयन से अभिक्रिया कराने पे आर तथा ए देता है। तो हमें क्या बोला है कि CrAs को बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको समझना है कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है। एक सी है, और यहाँ पे एक आर है, और यहाँ पे हमारे पास ए है,
और एक यहाँ पे एस है। हमें दो फॉर्मूला दिया गया है, सी का और एस का अणु सूत्र दिया है। और जो सी से आर बन रहा है यहाँ पे, और जो आर है, हाँ सी से आर बन रहा है, और जो ए है उससे हमारा एस बन रहा है। तो हमें इन चारों का बताना है कि ये कौन सा है, कौन कौन से तत्व है। अब आगे देखते हैं। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि हमें कारण सबका लिखना है। पहला है कि तांबे के मालिन बर्तन को नींबू या इमली से के रस से साफ करते हैं, या खट्टे बर्तनों को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं। तांबे के जो बर्तन होते हैं उनको हम खट्टे पदार्थों से साफ करते हैं तो वो काफी अच्छे साफ होते हैं। क्यों साफ होते हैं ये हमें क्वेश्चन बताना है। सेकंड क्वेश्चन है कि गर्म जल को टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, परंतु इस्पात मतलब लोहे का मिश्र धातु, इस्पात में स्टील होता है, तो उसका यूज क्यों नहीं करते ये हमें बताना है। तो ये आपका ये क्वेश्चन है कि टैंक अगर हमें बनाना है, गर्म पानी का टैंक बनाना है तो तांबे का ही यूज किया जाता है, स्टील का यूज क्यों नहीं किया जाता ये हमें बताना है। थर्ड क्वेश्चन है कि कुछ दिनों तक खुला रहने पर चांदी की वस्तु काली हो जाती है, क्यों हो जाती है। तो आपको पता होगा संक्षारण के कारण ये हो जाती है। आगे बढ़ते हैं कि खाद्य पदार्थ पर डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है ये आपको बताना है। क्योंकि विकृत गणित आपने पढ़ा होगा, वहां पे आपको यूज किया गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हमें टिप्पणी करना है। तीन टॉपिक है। पहला टॉपिक है विद्युत अपघटनीय परिष्करण। सेकंड हमारे पास है विरंजक चूड़, और थर्ड है अनिय यौगिकों के गुणधर्म। अगर आप ये नहीं कर पाते आपको अथवा में और क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए अथवा का क्वेश्चन। अतः यहाँ पे आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण को संतुलित करना है। सबसे पहले जो भी आपको समीकरण दिया है इसका आपको फॉर्मूला लिख लेना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी का, सभी का फॉर्मूला लिख लेना है। उसके बाद देखना है तत्वों की तुलना करके कि दोनों तरफ के जो तत्व होते हैं वो बराबर है नहीं। अभिकर्मक और जो उत्पाद है वो दोनों बराबर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है, तो 6 क्वेश्चन है, 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास उपखंड सेकंड है जो हमारा बायोलॉजी से संबंधित है। हमें बोला है कि पर्याय आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए जो भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर देना है। तो यहाँ पे बोला है कि स्वपोषी, यहाँ बोला है स्वपोषी जो जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यक होती है स्वपोषी जीवों को, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा होता है वो स्वपोषी में। उसके बाद बोला कि जो स्वपोषी होते हैं बाहर से लिए गए पदार्थ को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, संचित करके रखे होते हैं। तो या जो भी आपको है ये आपको पढ़ना है। पैराग्राफ को जो भी हमारे पास ये बोला गया है, हमारे पास जय प्रक्रम का जो भी पोषण टॉपिक है उसके अंतर्गत ये पूरा है। हमें नीचे बताना है कि 4 क्वेश्चन है। पहला है कि पौधे किस प्रकार अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास उसको जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ बताया गया कि प्रकाश संश्लेषण। आगे हमारे पास स्वपोषी विषमपोषी में अंतर है, तो उसी पैराग्राफ को पढ़ना है और आंसर देना है आपको आराम से, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक समीकरण में लिखना है। मीन्स कि हमें प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला पूरा लिखना पड़ेगा जब भी पौधे बनाते हैं तो वहाँ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस का। डी क्वेश्चन हमारे पास है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है ये आपको बताना है। तो वो ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। हमें बोला है कि एबीसीडी का नाम लिखना है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी चारों का नाम बताना है ये क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में हमें अंतर स्पष्ट करना है। पहला है कि उत्पादक तथा उपभोक्ता। उत्पादक वो होता है जो किसी चीज को प्रोड्यूस करता है, मतलब उसको बनाता है, उत्पादन करता है। और भोक्ता वो होता है जो उसको कंज्यूम करता है, उसका उपयोग करता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हमें द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता में अंतर पता करना है। तो जब भी आप बायोलॉजी का सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे पर्यावरण वाला तो वहाँ पे आपको दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कि ओजोन परत का निर्माण किस प्रकार होता है। हमें बताना है कौन सा जो केमिकल है वो ओजोन परत को अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, मतलब कि उसको अफेक्ट करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हमें पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, उसको पाचन क्रिया को संक्षिप्त में वर्णन करना है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास। या फिर अथवा हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे अथवा में आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सुमेलित मीन्स आपको मिलान करना है। दो भी कॉलम है, कॉलम ए कॉलम बी, और इसको आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं आप किस प्रकार से मिलान कर पाते हैं। तो पहला हमारे पास रंध्र है, अमीबा, स्वपोषी, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा है, अपशिष्ट उत्पाद है, और मानव मस्तिष्क है। अब मानव मस्तिष्क यहाँ पे दिया है तो इधर आपके पास फूटपाद, हरितलव, कोशिका, पौधा, हाइपोथैलेमस और रेजिन तथा गोंद है। आपको जो लगता है कि कौन सा शब्द किस चीज से अटैच है, कनेक्ट होता है, उसको आपको मिलान करना है। और याद रखना है कि
जो भी आपके पास पहला खंड अ होता है उसमें 3 टाइप के हमारे पास आते हैं उपखंड, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होते हैं। उसी प्रकार से जो ब खंड होता है उसके अंदर भी रिटन होते हैं, उसमें आपको भी 3 उपखंड मिलेंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है। तो इसी पे वीडियो समाप्त करते हैं, और आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आप बताइए कि अगला टॉपिक अ, कौन सा होगा, आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए। और आपको और भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करते रहें और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।